फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर ग्रेटर नगर निगम की। तो ग्रेटर नगर निगम एक बार फिर से मेयर को लेकर पेचों में नजर आया, यानी कि पेच एक बार फिर से फंसता हुआ नजर आया। डॉक्टर सौम्या की बर्खास्तगी के बाद मेयर का उपचुनाव आज हुआ और इसके लिए कांग्रेस बीजेपी के पार्षदों ने बाड़ेबंदी भी की, लेकिन बाड़ेबंदी काम नहीं आई और हाईकोर्ट ने एक बार फिर से सौम्या की बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर दिया, यानी कि अब डॉक्टर सौम्या ही मेयर बनी रहेंगी। तो जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर के उपचुनाव और डॉक्टर सौम्या की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द किया है और इस बारे में राज्य निर्वाचन आयोग के पूर्व सचिव अशोक जैन का कहना है कि यदि आदेश आया है तो उसका साफ तौर पर यही अर्थ है कि डॉक्टर सौम्या महापौर के रूप में कार्य कर सकती है। चुनाव प्रक्रिया भी स्वतः ही रद्द इसके बाद हो जाएगी। हालांकि राज्य सरकार संभवतः अपील फिर से कर सकती है। राज्य सरकार ने चुनाव रोकने के लिए निर्देश दिए और आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद में चुनाव की जो प्रक्रिया थी वो भी खुद ब खुद खत्म हो गई। चुनाव आयोग के एडवोकेट आरबी माथुर ने जानकारी दी, जब बर्खास्तगी का आदेश रद्द हो गया है तो चुनाव पर भी ऑटोमेटिकली ही रोक लग गई। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में आदेश भी जारी किया, लेकिन सुबह से ही जो गहमागहमी थी वो शुरू हो गई थी। पहले वोटिंग को लेकर जारी थी, वोटिंग के दौरान भी कई बातें सामने आई, एक दूसरे पर आक्षेप लगाते हुए दोनों ही ओर से जो पार्षद है नजर आए, क्योंकि बाड़ेबंदी से निकल कर आए थे, अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे थे। लेकिन फिर पेच उस समय फंस गया और पूरा जो नया मोड़ है इस घटनाक्रम ने तब ले लिया जब उस समय हाईकोर्ट की ओर से जो आदेश था बर्खास्तगी को लेकर उसे रद्द किया गया। विगत 23 सितंबर को ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये साफ कर दिया था कि राज्य सरकार स्वतंत्र है किसी भी तरह का आदेश विवेकपूर्ण इस पूरे मसले को देखकर लेने के लिए। लेकिन उसके बाद में जब बर्खास्तगी सौम्या गुर्जर की हो जाती है, डॉक्टर सौम्या की हो जाती है, उसके बाद अब ये आज जिस तरह का निर्णय और जो सामने आया है कि डॉक्टर सौम्या ही अब ग्रेटर की मुखिया बनी रहेंगी। लेकिन इसको लेकर भी तस्वीर स्पष्ट होते होते शाम हो गई, क्योंकि पहले लोग ये कयास लगाते रहे कि क्या वोटिंग जो हुई है उसका मतदान, उसका रिजल्ट मतगणना होगी और अगर मतगणना होती है तो क्या फिर मतगणना के बाद में रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन फिर वो भी हाईकोर्ट के उस आदेश पे ही आता। और राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि पुनः याचिकाकर्ता की सुनवाई की जाए और यथासंभव आदेश पारित किए जाएं नियमानुसार। इससे पहले उन्होंने जो भी कार्रवाई चुनाव की चल रही थी, जो प्रोसीडिंग्स थी, उसको रोकने का आदेश दिया है, जो कि रोक दी गई है। अब आगे कोर्ट के निर्णय का अध्ययन होगा, उसके बाद आगे कार्रवाई। पहले तो राज्य सरकार जो विभाग है, LST डिपार्टमेंट है, वो प्रोसेस दोबारा पूरा करेंगे। उसके बाद जो भी आदेश होंगे सरकार के या माननीय हाईकोर्ट के, तो उसके अनुसार हम तो कार्रवाई करेंगे। देखिए, इसमें क्या है, राज्य चुनाव आयोग सरकार के आदेश पारित होने के बाद ही हरकत में आता है, उसके बाद कार्रवाई चालू होती है। तो जो भी आदेश होंगे राज्य सरकार के या माननीय उच्च न्यायालय के, उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हाल फिलहाल ये कार्रवाई रोक दी गई है। कोर्ट में कल आर्गूमेंट हुए थे लगभग 1 घंटा, और आर्गूमेंट के बाद चूँकि अर्जेंसी ये थी क्योंकि आज पोलिंग हो रही थी, तो आज सुबह 10:30 बजे ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट मैटर को रखा था। न्यायालय ने सुबह सुनवाई की। सुनवाई करने के बाद इनिशियली पिटिशनर की जो दलीलें थीं उनसे सहमत होते हुए कोर्ट ने डबल एजी साहब से आग्रह किया कि भाई आप इसमें रुख स्पष्ट करें, या तो आप उस उक्त आदेश को विड्रॉ करें बर्खास्तगी का, अदरवाइज़ ऑर्डर पे ये रिट पिटीशन को एडमिट करके और स्टे किया जाएगा। तो देखिए, मेयर चुनाव की प्रक्रिया पर आज रोक लगी। हालांकि वोटिंग सुबह से ही शुरू हो गई थी और वोटिंग के दौरान जो तस्वीरें थी फर्स्ट इंडिया लगातार साझा करा था, लेकिन जब ये जानकारी सबसे पहले आई तो फर्स्ट इंडिया ने ही इस खबर को सबसे पहले ब्रेक भी किया कि यहाँ से जो बर्खास्तगी के आदेश हैं उसे रद्द किया गया है। और पूरी जो प्रक्रिया थी उसके बाद भी सौम्या गुर्जर, उनके समर्थक जितने भी लोग थे वो खुश नजर आए। कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर एक मुस्कान, क्योंकि एक बड़ी जीत उनकी इस सियासी पेश के दौरान हुई भी। लेकिन बात अगर कांग्रेस पार्टी की करें तो जो कि
मेहनत और जद्दोजहद कर रही थी। कहे जा रहे थे वादे और कहे जा रहे थे दावे भी कि इस बार जो बाड़ेबंदी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद उनके संपर्क में है तो कोई करिश्मा हो सकता है। लेकिन फिर अंततः जब ये पूरा का पूरा सियासी मोड़ ही चेंज हो गया, उसके बाद में अब कहीं ना कहीं ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि चुनाव प्रक्रिया को जब रोक दिया गया, उसके बाद में अब इस चीज में कोई इफ एंड बट नहीं रह जाता है कि डॉक्टर सौम्या की नगर निगम ग्रेटर से मुखिया जो है वो मुखिया का चेहरा सौम्या गुर्जर ही यानी कि डॉक्टर सौम्या ही रहेगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लिखित आदेश जब इसका जारी हुआ और लिखित आदेश के आने के बाद जितनी कोशिशें थी, हालांकि राज्य सरकार के पास में विकल्प अब इसके लिए अपील का भी है, लेकिन जो पुरानी चुनावी प्रक्रिया जो भी रहेगी उसमें क्या फिर आगे मोड़ आता है ये तो वक्त ही बताएगा। पूरी चीज को समझने के लिए हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी। स्वर्णिम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुबह में भी सब आपसे पहले जब बात हुई थी, कहीं ना कहीं जब कोशिश ये हुई कि चुनाव करवा दिए जाए, पार्षदों की बाड़ेबंदी भी हो गई, दावे भी हो गए कि एक संख्या बल से भी ज्यादा करिश्मा हो सकता है और जीत हो सकती है कांग्रेस की, लेकिन फिर ये सियासी मोड़ आया और उसके बाद में अब ये बर्खास्तगी जो थी वो रद्द हो गई है। किस तरीके से देखते हैं, एक बार फिर से आप बताइए। देखिए, निश्चित रूप से जब चुनाव हुए और अधिसूचना जारी हुई वो तभी हुई जब महापौर की कुर्सी खाली थी। अब बर्खास्तगी के आदेश पर जो है उसको जो पर्टिकुलर आदेश निकला है उस आदेश को निरस्त किया, जो मेरी जानकारी में आया है। और ये कहा तो इसमें कुछ प्रक्रियागत बातें हैं, उनको करते हुए दोबारा आदेश पारित किया जाए। बाकी अध्ययन करेगी। अभी राज्य सरकार विधि विभाग से परामर्श लिया, परामर्श लेने के बाद में जो भी विधिक राय आएगी उस पर आगे स्टेप होगा। विकल्प हमारे पास हैं, हम अपील भी कर सकते हैं और प्रक्रिया को पूर्ण भी कर सकते हैं जैसा कि निर्देश है। तो दोनों ही चीज़ों पे अभी निर्णय होना बाकी है। दूसरी चीज़ है कि जब इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने कराया है सरकार के अनुशंसा पर, कहीं कोर्ट ने यह रोक नहीं लगाई है कि कोर्ट ने नहीं रोका है यहाँ पे इलेक्शन को या इलेक्शन निरस्त नहीं किया है। इस प्रक्रिया को इस फैसले के पश्चात विधिक राय के अनुसार राज्य सरकार ने अपनी अनुशंसा पर रोका है। तो इलेक्शन की प्रक्रिया जिसमें डिक्लेयर होना है रिजल्ट, वहाँ तक पूर्ण हो चुकी है और एक स्टेप बचा है। अब आगे जो भी निर्णय आएगा, या तो माननीय न्यायालय से निर्णय आता है, अपील होती है तो, या प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात उसके बाद बाकी की आगे कार्रवाई होगी। तो ये अभी फ़िलहाल के लिए जो इलेक्शन की प्रक्रिया हुई थी वो अभी रुकी हुई है और आगे न्यायालय के समक्ष जाते हैं, दोबारा इसको अपील लेकर के जाते हैं निगम के अधिकारी, या प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं जैसा कि उसमें आदेशित किया गया है। वो अभी समय बताएगा, क्योंकि उस पर निर्णय होगा फैसले की कॉपी मिलने के पश्चात, उसके अध्ययन के पश्चात, विधिक राय लेने के पश्चात। लेकिन स्वर्णिम जी, इस चीज से तो नकारा नहीं जा सकता बात को कि उम्मीदें इस चुनाव से बहुत ज्यादा थी और लिहाजा तैयारियां भी बहुत की गई थी। काफी लंबे समय से मीटिंग शुरू होने लगी थी अंदरूनी, लेकिन फिर जब मीडिया के सामने खुलकर ये चीज सामने आई कि मीटिंग्स हो रही है और उसके बाद में दावे किए जाना कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की ओर से फोन कॉल्स आए हैं, बातचीत उनसे जारी है, तो उम्मीद तो थी कहीं ना कहीं इसको लेकर। देखिए, निश्चित रूप से उम्मीद थी। हमने प्रयास किए, जितना चुनाव में प्रयास होना चाहिए, जो तैयारी होनी चाहिए, जिस तरह से चुनाव लड़ा जाता है वो सब हमने किया उस दायरे में रह करके, जो कि प्रिंसिपली राइट है, वो सब हमने किया। और उम्मीद थी कि इसमें परिणाम अच्छे आएंगे, हमारे पक्ष में आएंगे, क्योंकि जो आपने कार्यकाल देखा, जिन जो ये महापौर जिनके आदेश को आज निरस्त किया गया है, इनके कार्यकाल को देखा तो न सिर्फ हम, न जनता, न भाजपा पार्षद, कोई संतुष्ट नहीं था। भाजपा की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि काम चाहिए सबको। जनता के बीच जाना है, वोट मांगने गए थे तो वहाँ पे रहते हैं, तब वोट मांगने गए थे, दोबारा शक्ल दिखानी पड़ती है, जनता के सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, वो सब नहीं हो रहा था। और ये बात भी सही है कि किसने कहा कि जो महापौर है, आप महापौर बनने के पश्चात यदि कोई अधिकारी है, आप उससे नियम विरुद्ध कार्य कराना चाहें, उसके लिए दबाव डालने के लिए अगर दुर्व्यवहार करते हैं तो इसको कोई भी उचित नहीं मानेगा। मैं नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी का भी कोई नेता ये कह सकता है कि अगर दुर्व्यवहार किया तो वो उचित हो, तो मैं नहीं मानता ऐसा कोई भी कहेगा। लेकिन जब ये सब गलत हुआ तो नियमानुसार कार्रवाई हुई। अब आगे भी विधि अनुसार कार्रवाई होगी, विधि अनुसार जो भी अध्ययन के पश्चात है निर्णय लेगी सरकार। बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण था ये मुद्दा और इसकी समझ के लिए हमारे साथ में और जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक है मिथिलेश जैमिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ में बीजेपी के नेता आशीष चतुर्वेदी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मिथिलेश जी, आप ही से जानना चाहेंगे, क्योंकि सुबह में जब ये घटनाक्रम हुआ तभी भी आपसे बातचीत हो रही थी, आपने कहा कि
कहीं ना कहीं जो एक धक्का है वो लगा ही लगा है कांग्रेस को, जो तरह से अभी बता भी रहे हैं, क्योंकि उम्मीदें बहुत ज्यादा थी इस उपचुनाव से ही कह लीजिए, लेकिन शुरुआत अगर जीत की होती है तो फिर आगे जीत का सिलसिला भी जारी रहता। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के लिए अगर जीत जाते तो बहुत बड़ी एक नया विष्णु लाटा उनको मिल जाता। विष्णु लाटा की तरह अगर कोई बीजेपी में कोई बगावत का उठाते, उसमें सुखप्रीत बंसल या सील दाभाई पूर्व में से कोई एक पर दाव खेले, क्योंकि दोनों वहाँ बाड़ेबंदी में नहीं गई थी। लेकिन अब ऐसा हुआ नहीं तो वो बात तो हो गई ख़त्म। लेकिन सौम्या गुर्जर की ये तारीफ करनी पड़ेगी, तमाम आरोप, तमाम कोर्टबाजी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तो एक कहावत कहा जाता है हमारे यहाँ कि अगर हवीस हो दीदार की तो चिलमन हो या नकाब सरक ही जाता है। तो सौम्या गुर्जर ने हार नहीं मानी, तमाम प्रक्रिया शुरू हुई तो भी न्यायालय की शरण में गई और उन्हें लाभ मिला। अब ये लाभ तात्कालिक है या दीर्घकालिक है, ये तो जो विधि प्रक्रिया है उसके हिसाब से तय होगा। लेकिन ये कांग्रेस के लिए मैं इसलिए मुफीद मानता हूँ कि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में आने वाली है, और उससे पहले अगर ये चुनाव होते और जिस तरीके के पूर्वानुमान है उसमें रश्मि सैनी की जीत पक्की बताई जा रही है, तो एक दिन खबरें छपती कि राज रहते हुए, क्योंकि अशोक गहलोत जी को माना जाता है कि जब वो राज में रहते हैं तो उन्होंने शहरी जो गढ़ है भाजपा के उनको ढाने का बहुत बड़ा काम किया है। चाहे विष्णु लाटा वाले देखें, चाहे ये दो जो इन्होंने बनाए हैं निगम, चाहे कोटा में देख लीजिए, चाहे जोधपुर में देख लीजिए, चाहे जयपुर में देख लीजिए, जो बीजेपी के अखंड गढ़ माने जाते थे उनमें जिस तरीके से तोड़फोड़ की है और शहरी सरकारों में अपनी भाजपा मजबूत मानी जाती है, वहाँ कांग्रेस को मजबूती से स्थापित किया है। वैसे में अगर ये रश्मि सैनी यहाँ जीतती तो थोड़ा बहुत उनकी जो सियासी जादूगरी है उस पर सवालिया निशान लगा था, लेकिन उस सवाल को टाल दिया है कोर्ट ने। और इसलिए मैं ये तो मानूंगा कांग्रेस के लिए ये फैसला मुफीद वाला है, क्योंकि हार जाते तो फिर बयानबाजी होती कि ये नहीं तोड़ पाए, ये मंत्री कार्यकुशल नहीं रहे। क्योंकि जब विष्णु लाटा जब बने थे तब आपको याद होगा कि उसकी कमान आज जो प्रताप सिंह खाचरियावास है उनके बयानों में दुर्विरोधी, चाहे वो बड़े भाई कह रहे हो एसीआर के मुद्दे में, महेश जोशी और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के हाथ में थी। जब विष्णु लाटा मेयर बने थे तो उन्होंने ऐड में उनकी फोटोएं छपवाई थी। तो ये चीज तो प्रताप सिंह खाचरियावास की जो कार्यकुशलता है उस पर भी एक सवालिया निशान लगता, उस पर भी सवालिया निशान मिट गया। लेकिन भाजपा में जो मैं कहता हूं कि किसी के मुंह में आई हुई रोटी अगर आप छीन लें, किसी की थाली आपने बना ली, तो रश्मि सैनी के पति ने उन्होंने खर्चा तो हुआ ही है, ये तो पक्की बात है। पार्षद जो निर्दलीय हैं वो हमारे देश का लोकतंत्र इतना स्वस्थ लोकतंत्र नहीं है कि ईमानदारी के राह पर चल सके। अब गांधी जी और नेहरू जी का दौर तो चला गया, अब जो दौर है वो अर्थयुग है, और अर्थयुग में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो उसी पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट इसी हिसाब से किया जाता है कि वो रिटर्न 100 गुना होके आएगा। वो रिटर्न नहीं आएगा तो जो मनों के बीच दरार बढ़ेगी, वो फिर एक दूसरे की शिकायत करेंगे। यानी कुल मिलाकर जो भाजपा की अब बोर्ड बनेगा उसमें रस्साकसी होना तय है, एक दूसरे की छिछलेदार होना तय है। क्योंकि जिसका पैसा लग गया और राज नहीं मिला तो वो उसके समर्थक और वो क्या काम करेंगे, उनकी कार्यप्रणाली में दोष ढूंढेंगे। वो खुद शिकायत नहीं करेंगे तो उनके समर्थकों के द्वारा शिकायत कराएंगे। ये एक मानव जो व्यवहार है उसका पार्ट है, पॉलिटिशियनों का पार्ट है। तो अब भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। कांग्रेस को तो वैसे भी बनना नहीं बनना दूर की बात थी, बल्कि कांग्रेस के लिए तो विन विन सिचुएशन हो गई। कल कोर्ट से कुछ फैसला आता है, उसके बाद जो प्रक्रिया होगी वो देखी जाएगी। लेकिन आज की तारीख में कहना पड़ेगा कि कांग्रेस के लिए मुफीद वाला दिन है, और भारत जोड़ो यात्रा और तमाम सचिन पायलट भी आज शाम को आ जाएंगे तो वहाँ से हिमाचल से प्रचार करके, और अभी एक अहम बैठक चल रही है कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कौन कौन मंत्री चलेंगे। तो तमाम मुद्दे हैं। जो कांग्रेस का फोकस ये है कि राहुल गांधी जब राजस्थान में प्रवेश करे तो उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि महाराष्ट्र और कर्नाटक से भारी राजस्थान का जो आम आवाम है वो राहुल गांधी के साथ है। तो उनका पूरा फोकस उधर है। मेयर वाले मुद्दे पर इतना फोकस नहीं था, इसीलिए आपने देखा होगा केवल प्रताप सिंह खाचरियावास ने ही कमान संभाल रखी थी हेमा सिंघानिया की। तमाम जो बड़े नेता थे, नहीं विष्णु लाटा के टाइम हमने देखा था किस तरीके से तमाम मंत्रिमंडल पूरा झोंक दिया गया था। तो
तो ये साफ जाहिर है कि उनको पहले से अंदाजा था। बिल्कुल, और ये बड़ा अंतर है लगातार लगाए भी जा रहे थे मिथिलेश जी, लेकिन आज जो आज एक पॉलिटिकल इंसिडेंस हुआ इसने सभी को चौंका बिल्कुल दिया होगा। हमारे साथ में बीजेपी नेता आशीष चतुर्वेदी भी मौजूद है, उनका भी रुख लेते हैं। आशीष जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया में आपका। देखिए, आज का जो पूरा पॉलिटिकल इंसिडेंस रहा, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के पास पहले से भी बहुमत था, जीत की तरफ तो पहले से ही आगे बढ़ी हुई थी, लेकिन फिर ये पॉलिटिकल इंसिडेंस हुआ। अब क्या लगता है इसके बाद भी जो बदलाव है वो पॉजिटिव है या किस तरह के, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त थी आज की जीत को लेकर के, और ये जो आज घटनाक्रम हुआ ये कोई पॉलिटिकल घटनाक्रम नहीं है, एक न्यायिक फैसला आया है। और मुझे लगता है हम सबको, पक्ष विपक्ष को, जो भी लोग बैठे हुए हैं, सबको इसका सम्मान करना चाहिए। और मैटर सब जुडिस है तो बहुत ज़्यादा इसमें हम कोई अपनी राय व्यक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको एक बात समझनी पड़ेगी। मैं भी मिथिलेश जैमिनी जी को भी सुन रहा था, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, और वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ रहा है शहरी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो। देखिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर हम राजस्थान के पर्सपेक्टिव में इस चीज़ को देखें तो जिसकी सरकार होती है, मेयर अभी तक उसी के बनते आए हैं। चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो सभी मेयर भारतीय जनता पार्टी के थे। उसके पहले अगर हम बात करें 2008 से 13 के बीच में, तो जयपुर से लेकर के, जोधपुर से लेकर के कोटा में सब जगह मेयर कांग्रेस का था। कांग्रेस की जब सरकार आई तो उन्होंने एक प्रयास किया कि हम किस तरह से जो निगमों हैं, उन निगम का किस तरह से डिलिमिटेशन करें, वार्डों का की स्थितियां हम अनुकूल बनाएं। ऐसा करने के बावजूद भी आप देखिए 10 निगम हैं राजस्थान में, 10 में से 5 में भारतीय जनता पार्टी अपने मेयर बनाने में सफल रही है। चाहे हम अजमेर की बात कर लें, चाहे उदयपुर की बात कर लें, चाहे जोधपुर की बात कर लें, चाहे हम बीकानेर की बात कर लें, चाहे जयपुर ग्रेटर की बात कर लें। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इस उपलब्धि को पचा नहीं पा रही थी। उसका लगातार ये जोर था कि किस तरह से हम इन सरकारों को डिस्टेबलाइज करें, मेयरों को उनके पद से हटाएं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो कांग्रेस ने जो किया कार्रवाई, वो एक केवल इस मानसिकता से किया कि हमको कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं उनको हटाना है। आप देखिए, ये स्थिति जिला परिषदों में है। जिला परिषद में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, 33 में से 19 जगह भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रमुख बैठे हुए हैं। अब देखिए, अब बहुत ज़्यादा कोई समय बचा नहीं है, और अब राजस्थान में इनकी भारत जोड़ो यात्रा क्या असर होगा वो तो पता नहीं, लेकिन सरकार का 2023 के चुनाव में क्या असर होगा ये राजेंद्र गुड़ा जी ने बता दिया है कि इनको अल्टीमेटली किस तरह से फॉर्च्यूनर गाड़ी में जितने विधायक आ सकते हैं वो इनके जीत करके आएंगे। ये चलिए आगे की बात है, लेकिन जिस तरह से अभी स्वर्णिम जी कहा उन्होंने कि चुनावों को लेकर भी इस चीज़ को अगर देखा जाए तो स्थिति वो अपने ओर से बता रहे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे जो बयान अभी दिया आशीष जी ने? देखिए, आशीष जी ने तो नगर निगम की स्थिति बताई। जहाँ जहाँ नगर निगम रही है, या जयपुर की अगर अपन बात कर लें, बोर्ड तो हमेशा बीजेपी का रहा है। और हम तो अगर हमें कोई डिस्टेबलाइज करना होता तो हम तो पहले भी कर सकते थे, या किसी और तरीके से भी कर सकते थे। आप बताइए कि यहाँ पे जब अगर ये किसी विवाद में महापौर फंसी तो वो क्या कांग्रेस की देन था? आपने दुर्व्यवहार किया, गलत कार्य कराने के लिए दबाव डाला, अनैतिक दबाव डाला। क्या अगर वीडियो वायरल हुआ जब इनके पति एक आरएसएस के बड़े पदाधिकारी के साथ मिलकर के नगर निगम के बिल पास कराने के लिए 20 करोड़ रुपए मांगते हैं और पूरी जनता देखती है, तो ये किसकी गलती है, किसकी कमी है? उस वक्त कार्रवाई बीजेपी को करनी चाहिए थी, जनता में अपनी साख बचाने के लिए, जनता का पैसा बचाने के लिए, और जनता को जो जिस काम के लिए निगम बना है वो विकास देने के लिए। क्योंकि बोर्ड इनका है, महापौर इनकी थी, इन्होंने चुना, तभी आपने कार्रवाई नहीं की। उसकी परिणति ये हुई कि एक अधिकारी के साथ उस पर दबाव डालने के लिए दुर्व्यवहार किया गया, उसने शिकायत की, शिकायत के बाद कार्रवाई हुई। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अनेक बार गए, हासिल क्या हुआ? चलिए, एक छोटी आज कोई उपलब्धि आई है, उसका भी अभी विधिक जो है विमर्श होने के बाद में नतीजा निकलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्या नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड अपनी ड्यूटी निभाने में सफल रहा है? क्या उनका चुना हुआ महापौर ड्यूटी निभाने में सफल रहा है? पूरे राजस्थान में आप देख लीजिए, कहीं नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें जब आप राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति में आप ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे लगातार उपचुनाव होकर के आपके भारतीय जनता पार्टी के कहना चाहिए कार्यों को टेस्ट किया जनता ने। आपकी तो स्थिति ये हो गई कि आप 7 में से 6 उपचुनाव हार गए हमारी सरकार रहते हुए, और हमारे कोई आप कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है। अजीब सी बात है। आप जहाँ पे 20,000 वोट से जीते भारतीय जनता पार्टी वाले, वहाँ जमानतें जब्त हो गई, तीसरे नंबर पे आ गए बाई इलेक्शन में।
तो ये फर्क क्या दिखाता है? ये फर्क ये दिखाता है कि कांग्रेस का सत्ता और संगठन समन्वय के साथ जनता के बीच अपनी जड़ें लगातार मजबूत करता रहा पिछले 4 साल में, और भारतीय जनता पार्टी की जड़ें उखड़ती रहीं। जो आपसी लड़ाई है इनकी, उस लड़ाई में ना तो ये क्वालिटी दे पाए जनता को, ना कोई उनके हितों के लिए कभी आंदोलन कर पाए, और जो नेता जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए बिठाने थे उनमें भी गुटबाजी का भेंट चढ़ गए। अच्छे नेता नहीं दे पाए, अच्छे महापौर नहीं दे पाए, अच्छे पार्षद नहीं दे पाए। आप लगातार देख लीजिए नगर निगम का इनका बोर्ड कितना सुर्खियों में रहता है। कभी पार्षद पति बैठ करके कमेटियों की मीटिंग ले रहे हैं जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी के पार्षद कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जनता ने देखी हैं और ये सब चीज़ें हो रही हैं जो उचित नहीं है। ये लोकतंत्र के जो प्रिंसिपल्स है उसके अनुकूल भी नहीं है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले स्वयं को, अपने नेताओं को सुधारना होगा। देखिए हमारे लिए तो खोने के लिए कुछ था ही नहीं इस चुनाव में। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता संपर्क कर रहे हैं, खुल करके विरोध कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो इनकी पूर्व महापौर अगर विरोध कर रही हैं तो वो कर रही हैं, कुछ ना कुछ तो आपस में विवाद होगा, मतभेद मनभेद होगा। तो हमें, अगर हमसे संपर्क कर रहे थे तो इसलिए कर रहे थे कि वो इनके कार्यों से और इनकी कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं थे, और निश्चित रूप से जब भी परिणाम आएगा तो ये तय बात है कि संख्या नहीं मिलेगी। कि बात यहाँ से शुरू हो रही है, लेकिन विधानसभा के चुनावों तक का उन्होंने जिक्र कर लिया कि यहाँ से अगर कुछ खोने को जिस तरह से नहीं था, लेकिन उनकी इस बात का जवाब आप क्या देंगे जब उन्होंने कह दिया कि फॉर्च्यूनर वाले बयान का यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया कि सिर्फ इतने ही लोग जीतेंगे जो कि एक फॉर्च्यूनर में आ पाए, जबकि कोशिश तो भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है और कांग्रेस भी पूरे दारोमदार के साथ जुटी हुई इस चुनाव के लिए। मेरे से है प्रश्न? जी मैं आपको इसका भी जवाब दे देता हूँ। ये बयान जो हैं, ये बयान मुझे नहीं मालूम किस कारण से दिए गए हैं, लेकिन इतना तय है, क्योंकि मैं अभी हमारे किसी भी नेता के दिए गए किसी बयान पर इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि हम अनुशासन से बंधे हुए और हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। लेकिन एक चीज़ तय है कि सरकार की गवर्नेंस, संगठन के कार्य और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत, जो लाखों कार्यकर्ता हैं हमारे, उसका परिणाम है 4 साल पहले हम सत्ता में आए, और उसी का परिणाम है लगातार हम चुनाव जीतते आए, और उसी का परिणाम है कोरोना जैसी महामारी, भीषण महामारी के दौरान जो सेवा कार्य हमने किया और जो हमारी सरकार को फीडबैक दिया, और सरकार ने जिस तरह से जनता को राहत दी, हमारे फीडबैक से, हमारे कार्यकर्ताओं के फीडबैक से, लाखों कार्यकर्ताओं के फीडबैक से जो सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई, और आगे भी जो बजट जो आने वाला है उसमें भी जनता से फीडबैक लेकर के जनता से ही मांग रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। इस आधार पर जो हम कार्य करते हैं हम जीतेंगे। इस बात पे आशीष जी, स्वर्णिम जी ने कहा, आपने सुना भी, उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस के पास में मजबूत मुद्दे हैं। उन्होंने जिस तरह से जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई और कोरोना में बेहतर प्रबंधन रहा, ये जीत के मुद्दे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। अभी स्वर्णिम जी कांग्रेस में समन्वय की बात कर रहे थे। इनके यहाँ सत्ता और संगठन में क्या समन्वय है वो हमको आए दिन दिखाई देता है। इनके एक गुट के मंत्री विधायक दूसरे गुट के मंत्री विधायकों को गद्दार बोल रहे हैं, भ्रष्ट बोल रहे हैं, दलाल बोल रहे हैं, और इनकी लड़ाई का स्तर ऐसा है जो सड़कों पर आ चुका है। और ये जो बयान दिया गया है ये आपकी पार्टी के नेता दे रहे हैं, हमारी पार्टी के नेता नहीं दे रहे, आपकी पार्टी के मंत्री दे रहे हैं, आपकी पार्टी के विधायक दे रहे हैं। और इनके प्रदेश अध्यक्ष की बार बार चेतावनी के बावजूद भी कि हमको मर्यादा में रहना है, मर्यादा को नहीं तोड़ना है, सब कुछ नोट किया जा रहा है, उसके बाद भी इनकी बयानबाजी आपस में रुक नहीं रही है। और इस बयानबाजी का खामियाजा राजस्थान की 7 करोड़ जनता को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात का मैं आपकी जवाब देता हूं कि ये अपनी बार बार लोक कल्याणकारी योजनाओं की बात करते हैं कि साहब हमने इतनी योजनाएं चला रखी है, मुख्यमंत्री जी ने सुझाव मांगे हैं। तो मुख्यमंत्री जी अगर अखबार में एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं तो पूरी राजस्थान की जनता का केवल एक सुझाव है उनको कि मुख्यमंत्री जी आपने पिछले 4 बजटों में जो जो घोषणाएं की हैं, पहले बजट से लेकर के 4th बजट तक, कृपया करके आप उसको लागू कर दीजिए, क्योंकि ये पहली बार हुआ है। आपके मैनिफेस्टो में जो घोषणाएं होती वो तो पूरी नहीं हो रही है। आपने किसानों से ऋण की बात की वो नहीं हो रहा है। आपने जो बात की थी कि हम 10 सेकंड का कमेंट में बेरोजगारों को भत्ता देंगे तो क्योंकि जो मुद्दा है वो आज से जुड़ा हुआ मुद्दा है। चुनावी तैयारियां तो लगातार सभी दल कर रहे हैं। बिल्कुल स्वर्णिम जी, देखिए चुनाव जब भी होगा, चुनाव में जनता का एक ही मुद्दा है कि जनता को क्या मिला। क्या मोदी जी ने ERCP का वादा किया था, मिला? क्या मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, मिला?
ये जनता के मुद्दे हैं। किसान की आय दुगनी करने का वादा किया था, क्या मिला? और जो हमने वादे किए उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट बना करके विधानसभा के पटल पर रखते हैं। हमने जो भी बजट घोषणाएं की, दिसंबर आने तक, मार्च से दिसंबर के बीच में 80% से ज्यादा बजट एलोकेशन खर्च हो जाता है। यह केवल और केवल इस शासन में हुआ है और वो विधानसभा के पटल पर रखा जाता है। विधानसभा के पटल पर झूठे तथ्य नहीं होते हैं। जो बजट घोषणाएं, उसके अलावा हमारी जो घोषणा पत्र की में हमने वादे किए थे वो पूर्ण किए और उसका हमने डॉक्यूमेंट सरकार ने जारी किया। तैयारियां यहाँ पर दोनों ही पार्टियों की ओर से जारी है और अब तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है और भी ज्यादा बिगुल बज रहा है, रणभेरी बज रही है। लेकिन जिस स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे नगर निगम ग्रेटर के अंदर, वो स्टेबिलिटी भले ही डॉक्टर सौम्या मेयर एक बार फिर से बन जाएगी, लेकिन स्टेबिलिटी की दरकार कैसे होगी? क्योंकि जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, साफ सफाई से जुड़े हुए मुद्दे, अगर मेयर भी रहेंगी और फिर बीच में कार्यवाहक मेयर आ जाती है, फिर सुनवाई होती है, फिर जुडिशियल प्रक्रिया चलती रहती है। देखिए, जब तक कोई व्यवस्था स्थायी नहीं होती, जब तक किसी घर का मुखिया स्थायी नहीं होता, उस घर में टूट फूट होने की उम्मीद पूरी होती है। तो ये जो अभी सौम्या जी कार्यभार तो संभाल लेंगे कोर्ट के आदेश से, लेकिन न तो उनको अधिकारी उतना सम्मान देंगे, न उनके खुद के पार्षद, बल्कि वो तो ये इंतजार करेंगे, रोज दुआएं करेंगे कि कोर्ट जल्दी से जल्दी इनको हटाए। और जिसका पैसा लग गया रश्मि सैनी का, वो तो रोज माला फेरेगी कि जल्दी से जल्दी चले जाए उनके समर्थक। तो कुछ अच्छा होने के संकेत नहीं है। भले आप जीत जाइए। अब जहां तक अभी वो कह रहे थे आशीष जी की साहब, हम शहरी सरकार में ही रहा, कोटा में आपके लोकसभा अध्यक्ष जी आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी उसी अंचल से आती। हुआ क्या? शहरी सरकार में आप दोनों जो निगम है उसमें हार गए कोटा में। तो कोटा तो गढ़ है ना, आरएसएस का, बीजेपी का गढ़ है ना। तो आप बातें करने से नहीं, जनता का टेस्ट कब चेंज हो जाता है। अभी एक जो कांग्रेस सरकार करने जा रही है, जो कल ममता भूपेश ने कहा कि हम आधी आबादी को मोबाइल बांटने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी एक स्टेप है। तो ऐसा नहीं है कि राजेंद्र गुड़ा जी के कहने से जो जनता को सीधा रिलीफ मिलता है उसका बेनिफिट भी मिलता है। इसके अलावा जो चीज है ईआरसीपी के मामला, जो पूर्वी राजस्थान की बैकबोन है, मैं कहता हूं ईआरसीपी, और ईआरसी पर जो कल अशोक गहलोत जी ने जो एक नई गुगली खेली है, उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोचने के लिए, और बीजेपी जो पूर्वी राजस्थान में बिल्कुल जीरो पे है, कोई उनके पास आधार नहीं है, केवल ले दे के किरोड़ी लाल जी हैं, बाकी खत्म है पूर्वी राजस्थान में। अगर ईआरसीपी के लिए जो कल घोषणा की कि हम जमीन बेचकर लड़ाई अगर चुनावी तौर पर और जनता के बिल्कुल अगर वोटों में तब्दील होती हुई नजर आएगी, तभी चीजें सार्थक हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी और बातचीत हमारे साथ साझा करने के लिए, क्योंकि देखिए